एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सेमेस्टर 4 फाइनेंशियल लिटरेसी की यूनिट 2 लेसन 2 करने जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पॉन्जी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड। सो बिना किसी देरी के अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर कैशलेस बैंकिंग। कैशलेस बैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी, जिससे कि जो फिज़िकल कैश की ज़रूरत है उसे कम किया जाए। इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स इंक्लूडेड है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स एंड क्यूआर कोड्स की मदद से हम कैशलेस बैंकिंग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कैशलेस बैंकिंग के लिए और कैशलेस पेमेंट्स के लिए। और अगर किसी के पास स्मार्टफ़ोन नहीं भी है तो वो यूएसएसडी की मदद से, यूएसएसडी एक कोड होता है, उसकी मदद से बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकता है। और अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप इजीली क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इनकी स्पीड और कन्वीनियंस की वजह से इससे हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक अकाउंट्स में, और पेमेंट कर सकते हैं फ़ोन नंबर के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, यूनिक कोड्स के थ्रू और क्यूआर कोड को स्कैन करके भी। नेक्स्ट टॉपिक है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। इसके अंदर हम बैंकिंग एक्टिविटीज़ घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके अंदर सर्विसेज आती है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, स्मार्ट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र्स, टेलीफोन बैंकिंग एंड होम बैंकिंग। अब इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग की मदद से हम मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसके अंदर जो क्रेडिट कार्ड बिल्स होते हैं हमारे, वो ऑटोमेटिकली हमारे सेविंग अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड्स आपने देखा ही होगा, उसमें एक छोटी सी चिप बनी रहती है, उसके अंदर सारी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और स्मार्ट कार्ड्स को हम आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ईएफटीज़। इससे हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकाउंट्स के बीच इलेक्ट्रॉनिकली, बिना बैंक जाए। नेक्स्ट है टेलीफोन बैंकिंग। इसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ़ोन से ही, बिना बैंक ब्रांच जाए। होम बैंकिंग, इससे हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं घर बैठे बैठे ही, और ये 24/7 अवेलेबल होता है। इसके अंदर ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं होता है, और जो कॉस्ट फॉर बैंक्स है वो भी हमारा बच जाता है। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग भी कहते हैं। इससे हम फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो इंटरनेट की मदद से यूज़ कर सकते हैं। बैंक ब्रांच जाए बिना कस्टमर्स परफॉर्म कर सकते हैं बैंकिंग टास्क ऑनलाइन ही। इसके फीचर्स क्या क्या है, तो हम अकाउंट स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स यानी बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब भर सकते हैं, मर्चेंट की पेमेंट कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेक बुक ऑर्डर करनी है तो वो भी कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज के साथ साथ टीवी भी रिचार्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ नेट बैंकिंग। इसके एडवांटेज ये है कि हमें 24/7 ये अवेलेबिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट है सिंपल है, इजी है ऑपरेट करना। थर्ड कन्वीनियंट है, ट्रांजैक्शन विद इन मिनट्स हो जाती हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, मतलब जो हिस्ट्री है ट्रांजैक्शन की, किसे हमने कितना भेजा, उसका एक हमारे पास प्रूफ भी रहता है, और ट्रैक भी हम उसका रख सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है नेट बैंकिंग के, तो नेट बैंकिंग के डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि ये इंटरनेट की वजह से ही हम कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेकंड है सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं इसमें, कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, इससे हैकर्स का खतरा बढ़ जाता है। थर्ड है
कि बिगिनर्स जो होते हैं उनको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। फोर्थ है पासवर्ड सिक्योरिटी, काफ़ी क्रूशियल है। अगर किसी और को हमारा पासवर्ड पता चल जाता है तो वो हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। तो साधारण भाषा में अगर हम कहें तो नेट बैंकिंग से हम सारी बैंकिंग टास्क ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी वक्त और कहीं से भी। बट ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉशियस रहे अपने सिक्योरिटी और पासवर्ड्स को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक तरीका है जिससे हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली और क्विकली, और इसके अंदर रियल टाइम में ही ट्रांजैक्शन हो जाती है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट मीडियम है। इसकी टाइमिंग है 9 AM टू 4:30 PM। ये पहले की टाइमिंग है, बट आज के टाइम पे ये 24/7 अवेलेबल है। मिनिमम अमाउंट है इसका 2 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है भेजने के लिए। अब नेक्स्ट है एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस बैचेस में होती हैं। हर एक बैच आधे आधे घंटे का होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैच है 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक का, और आपने पैसे भेजे हैं 9:01 पे, किसी और ने भेजे 9:10 पे, किसी और ने भेजे 9:29 पे। तो आप सबका जो पैसा है वो 9:30 पे एक साथ ही ट्रांसफ़र होता है। मतलब एक बैच का जो पैसा है वो एक साथ ही ट्रांसफ़र होता है। इसमें इंडिविजुअली ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि बैच के हिसाब से ट्रांसफ़र होता है। इसी वजह से ये थोड़ा स्लो होता है आरटीजीएस से। इसकी टाइमिंग थी पहले 8 बजे से 6:30 बजे तक, लेकिन आज के टाइम पे ये भी 24/7 अवेलेबल है। इसकी कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, ना ही इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है। नेक्स्ट है आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये भी एक तरह की पेमेंट सर्विस है जिससे हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 24/7 अवेलेबल है, संडेज़ को भी और बैंक हॉलीडेज़ के दिन भी। इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए पर ट्रांज़ैक्शन की, और इसके अंदर हमें एक कोड की ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर इसे हम एनी टाइम मनी भी कहते हैं। ये एक मशीन होती है जिससे कि हम जो है जाके पैसे निकाल भी सकते हैं, अपना अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, पैसे जमा भी कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन के लिए हमें एक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है, और हमें पिन डालना होता है, और हमारे पैसे जो है विड्रॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो डेबिट कार्ड एक तरीका है जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं बिना कैश के, और जो मनी है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से कट हो जाती है। इससे हम कई सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, सर्विसेज के लिए पे कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड की मदद से एटीएम से भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और जो पैसे होते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट से कटते हैं, और जितना हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं उतने ही हम यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई एडिशनल फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती है। वहीं क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं इसके अंदर हम जितने हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे हैं हम उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, और जो बिल है हमें उसे बाद में भरना होता है एडिशनल चार्जेस के साथ। इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग करने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए, ख़रीदने के लिए। नेक्स्ट है ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब मोबाइल और कंप्यूटर ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए, फूड के लिए, स्टेशनरी के लिए, शूज़, फ़ोन्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये वर्क कैसे करता है? तो जब आप किसी ऐप को यूज़ करते हैं तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, कार्ड की इन्फॉर्मेशन, वो पेमेंट गेटवे को भेज देता है। फिर गेटवे इन्फॉर्मेशन बैंक को भेज देता है, और बैंक फिर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है पेमेंट सिस्टम जैसे कि मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा को, और फिर आपकी सारे टर्म्स को चेक किया जाता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो एक ऑथराइजेशन कोड भेजा जाता है जिससे पेमेंट कंप्लीट हो सके। अगर सब कुछ सही रहता है तो मनी आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है
फ्यू सेकेंड्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी है। और आप ट्रैक रख सकते हैं अपने परचेज़ का ऑनलाइन भी। दो तरह के प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं, एक वर्चुअल गुड्स और फिज़िकल गुड्स। प्लस आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अलग अलग ऐप्स का यूज़ करके, जैसे कि फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, और भी कई सारे ऐप्स। नेक्स्ट है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इससे हम स्मार्टफोन्स का यूज़ करके इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक इनिशिएटिव है जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलके। यूपीआई एक रियल टाइम बैंक टू बैंक पेमेंट सिस्टम है। इसके अंदर हम मोबाइल नंबर पे भी पैसे भेज सकते हैं और यूपीआई आईडी का यूज़ करके भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों चीज़ें होती है, पैसे ट्रांसफ़र भी होते हैं और रिसीव भी किए जा सकते हैं। हम अपनी यूटिलिटी बिल्स जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, अपना मोबाइल रिचार्ज या कुछ भी अगर हमें पेमेंट करनी हो तो हम कर सकते हैं इसकी मदद से। यूपीआई की मदद से हमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। हम सिंपली यूपीआई आईडी का यूज़ करके हम सेंड या रिसीव कर सकते हैं मनी को। ये ज़्यादा सेफ़र होता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाते हैं बैंक अकाउंट्स के साथ वाया स्मार्टफ़ोन्स और हैसल फ्री ट्रांज़ैक्शन कर पाते हैं। तो यूपीआई की मदद से हम बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, अपनी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्रीज़ भी देख सकते हैं, मनी भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और भी काफ़ी कुछ। और ये 24/7 अवेलेबल होता है, सिक्योर होता है और इसके अंदर एक हमें पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ता है जिससे कि ये सिक्योर रहे। इसके एग्ज़ाम्पल है गूगल पे, फ़ोनपे और भी काफ़ी सारे आप खुद भी यूज़ करते होंगे। नेक्स्ट है डिजिटल वॉलेट्स। एक डिजिटल वॉलेट इसको बोलते हैं ई वॉलेट और ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सारी पेमेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, सारे पासवर्ड स्टोर रहते हैं और इससे हम कुछ भी आराम से ख़रीद सकते हैं स्मार्टफ़ोन का यूज़ करके। डिजिटल वॉलेट की मदद से हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर हमारी लॉयल्टी कार्ड की इन्फॉर्मेशन, डिजिटल कूपन की इन्फॉर्मेशन वो भी स्टोर रहती है और ई वॉलेट से हम ट्रांज़ैक्शन भी कर सकते हैं और इसके लिए हमें बैंक अकाउंट पहले लिंक करना पड़ता है और ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इससे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ग्रॉसरीज़ की पेमेंट कर सकते हैं, फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, फ़िल्म की टिकट बुक कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। इसके एग्ज़ाम्पल है एप्पल पे, गूगल वॉलेट, सैमसंग पे, पेपैल और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट टॉपिक है पोंजी स्कीम्स। ये कुछ स्कैम्स होते हैं जो कि फ्रॉडस्टर प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा, जैसे कि 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम। ये भी कुछ ऐसे ही होता है। तो इसके फीचर्स हैं कि ये मतलब बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हाई रिटर्न आपको मिलेगा, कंसिस्टेंट रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ मार्केट, और कहते हैं कि चाहे मार्केट अप रहे चाहे डाउन रहे आपको तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड है अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट। ये जो कंपनीज़ होती है जो ये पोंजी स्कीम्स चलाती हैं, ये अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट करवाती है और ये किसी भी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती है। सीक्रेट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, और ये काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीक्रेट रखती है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताते हैं। नो एक्सेस टू ऑफिशियल पेपर वर्क, और ये ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी विड्रॉइंग मनी, और आपको पैसे विड्रॉ करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। अब नेक्स्ट है सिक्योरिटी मेजर्स। तो हमें कॉशियस रहना चाहिए ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट से जो कि प्रॉमिस करती है हाई रिटर्न मिलेगा आपको कम रिस्क के साथ। बी अवेयर एंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट। हमें कॉशियस रहना चाहिए ऐसे, अगर लोग हमें ऐसे कॉल करके कहते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको इतने दिन में इतना आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा,
तो ऐसी सारी स्कीम्स बकवास होती है, इस पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। थर्ड है चेक द सेलर्स क्रेडेंशियल्स, वेरीफाई कर लेना चाहिए। अगर हम किसी को भी अगर अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमें पहले उसे वेरीफाई करना चाहिए कि ये एक ट्रस्टेबल अथॉरिटीज़ से बात कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है वेरीफाई द इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन। पॉन्जी स्कीम्स ज़्यादातर अनरजिस्टर्ड होती है, तो हमें पहले इंश्योर कर लेना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड है किसी अथॉरिटी के साथ या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट। हमें ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसको हम ढंग से समझ ना पाए। तो अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्ट फ्रॉड। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप सेबी या फिर आरबीआई को ये रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो आजकल तो ऑनलाइन फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इससे लोग आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आप हमें ये ओटीपी दे दीजिए, या फिर ऐसे काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है फिशिंग। इसके अंदर साइबर अटैकर्स बोलते हैं कि हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं, जैसे कि कुछ भी किसी भी एंटिटी को वो नाम ले देंगे, बड़ी सी बड़ी कंपनी का, और बोलते हैं और हमसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, जैसे कि हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। और या फिर हमें कहते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, नहीं अगर आपने इस लिंक पे क्लिक नहीं किया तो आपके अकाउंट से सारे पैसे कट हो जाएंगे। तो ऐसा वो मैनिपुलेट करते हैं हमें हमारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। फिर नेक्स्ट है स्पाईवेयर एंड वायरसेस। तो स्पाईवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं अपने आप ही बिना यूज़र की नॉलेज के, और ये हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे नज़र रखते हैं। वहीं वायरसेस जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को लो कर देते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट पॉपअप विंडोज़। आपने कई बार देखा होगा कि लैपटॉप यूज़ करते हुए, कंप्यूटर यूज़ करते हुए एक कुछ पॉपअप एड्स आ जाती है आपके डिवाइस पे। तो ये जो होते हैं ये हमारी कंप्यूटर में नज़र रखते हैं और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। फोर्थ है क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग और स्किमिंग। तो इसके अंदर ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे ये क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन निकाल के ये फ्रॉड एक्टिविटीज़ करते हैं। फिफ्थ है फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स, ईमेल्स और पॉपअप विंडोज़। ये ऑफन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछते हैं, और आपने कई बार देखा होगा आपको कुछ मैसेज आते हैं कि आपने इतना प्राइज़ मनी जीता है, और अगर आपको ये प्राइज़ मनी चाहिए, रिडीम करना है, तो आपको अपना बैंक अकाउंट या बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो काफ़ी लोग इससे स्कैम्स में फंस भी जाते हैं, तो हमें अवेयर रहना चाहिए ऐसे सब स्कैम से। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो हम कैसे प्रोटेक्ट रह सके। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंड द स्कैम। अवेयर रहना चाहिए हमें कॉमन ऑनलाइन फ्रॉड से, जैसे फिशिंग और जैसे भी जितने भी हमने ऊपर फ्रॉड पढ़े उन सब से। और किसी भी सस्पिशियस लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए जिससे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सके। सेकेंड, यूज़ अ पॉपअप विंडो ब्लॉकर। तो हमें एक पॉपअप ब्लॉकर इंस्टॉल कर लेना चाहिए जिससे कि ऐसे जो पॉपअप विंडो जो एड्स होती है या ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कंप्यूटर डिवाइस पे ना आए। थर्ड, स्कैन योर कंप्यूटर फॉर स्पाईवेयर। रेगुलरली हमें अपना कंप्यूटर स्कैन कर लेना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई स्पाईवेयर तो नहीं है जिससे कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट कर ले। नेक्स्ट है अवॉइड डाउनलोडिंग फ्रॉम अननोन सोर्सेज। अननोन सोर्सेज से हमें कुछ भी चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे कंप्यूटर पे वायरस भी आ सकता है उससे। कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड। हमें अपना सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखना चाहिए। प्रोटेक्ट योर पासवर्ड्स। और आपको अपने पासवर्ड सीक्रेट रखने चाहिए और उनको रेगुलरली बदलते रहना चाहिए। और कुछ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना चाहिए जो कि ज़्यादा जल्दी डिकोड ना हो पाए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं इन ऑनलाइन फ्रॉड से टैकल करने के लिए। गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैलाई है साइबर क्राइम्स को लेके और अलर्ट्स जारी किए हैं,
और इन्होंने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि www.cybercrime.government.in, और उन्होंने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी लॉन्च किया है, जिससे साइबर क्राइम इश्यूज़ को वो हैंडल कर पाए। और इस्टेब्लिश किए हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जिससे कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो सके। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटिंग किया है कि वो अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो जल्द से जल्द वो बताए, इन्फॉर्म करे। और लॉन्चिंग द साइबर स्वच्छ केंद्र फॉर डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ मिलिशियस प्रोग्राम, ये भी आने वाला है। और उन्हें गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स, और रेगुलरली साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस जो है उनको डिटेक्ट करना चाहिए। ये स्टेप्स हेल्प करेंगे जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर पाए इंडिविजुअल्स को साइबर क्राइम से। नेक्स्ट टॉपिक है हैंडलिंग बैंकिंग कंप्लेंट्स। अगर आप अनहैप्पी है बैंक सर्विस से, अगर आप खुश नहीं हैं अपने बैंकिंग सर्विस से, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन को। आपको अपनी बस कंप्लेन एक प्लेन पेपर पे लिखनी है, और या फिर आप पोर्टल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक की इंफॉर्मेशन और क्या क्या आपके साथ हुआ वो आपको लिखना है। अगर बैंक रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फिर आप अनसेटिस्फाइड है, तो आप ओम्बड्समैन को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम्बड्समैन हेल्प करता है आपकी कंप्लेंट को रिसॉल्व करवाने में। अगर आपकी कंप्लेंट 30 दिन के अंदर नहीं सुनी जाती या फिर आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपको ओम्बड्समैन के पास जाना है हेल्प के लिए। और आप डिजिटल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे इश्यूज़ के लिए। यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर सब समझ आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।